हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा DSSB में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में और साथ में स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट के लिए, और आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की, कौन कौन से सब्जेक्ट और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। ठीक है, किस लेवल का एग्ज़ाम आएगा आपका, साथ में सैलरी के बारे में हम बात करेंगे और फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात हम करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपने शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी अगर आपको आती है, सीखी हुई है आपने, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हो पर्सनल असिस्टेंट PA। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो भैया इसमें कुल 84 पोस्ट है, यानी 84 पोस्ट है। और उधर स्टेनोग्राफर की बात करें तो वो केवल इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर के लिए है, यानी जिसको स्टेनोग्राफी इंग्लिश में आती है उसके लिए है 13 पोस्ट। ठीक है, तो वे अलग है और ये अलग है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, और जो स्टेनोग्राफर की है वो केवल और केवल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अब देखिए बात करें, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें जो क्वालिफिकेशन है कितनी है, 12th पास। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, कितने भी परसेंट से आपने 12th पास किया हो, ठीक है, केवल आपके पास 12th पास हो, कोई सी भी साइड से किया हो, कोई मायने नहीं रखता, केवल आप 12th पास होने चाहिए। और इसमें साथ में आपको क्या आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। कितनी वर्ड, 100 वर्ड पर मिनट, चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे आप इंग्लिश में करते हो, तो दोनों ही आपके 100 यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, अगर इसमें अभी आपकी स्पीड नहीं है, कम है, तो कोई बात नहीं, आप इसको फॉर्म को भर देना, बाद में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके शॉर्ट हैंड की वो आप कर लोगे एग्जाम रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन जिसने शॉर्ट हैंड नहीं कर रखी है, ये पोस्ट उसके लिए नहीं है, वो ना भरे बिल्कुल भी इस पोस्ट को। जिसने सीख रखी है स्टेनोग्राफर, जिसने स्टेनोग्राफी सीखी हुई है, जिसको आती है, वो ही इस पोस्ट के लिए भरे, क्योंकि 100 वर्ड पर मिनट एक बहुत अच्छी स्पीड होती है, काफ़ी टाइम लगता है इस स्पीड तक पहुंचने में। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट हैंड लिखने के बाद इसमें क्या करना होता है, आपको 55 मिनट मिलती है। ये आपका स्किल टेस्ट वाला पोर्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर पे डिस्क्राइब करने के लिए 55 मिनट हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश के लिए मिलती है आपको 40 मिनट। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी बात करेंगे हम सैलरी की। अब दूसरी बात आती है आपके एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस की, किस तरह का पैटर्न आपका एग्ज़ाम में रहता है। पैटर्न में आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाने हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से, 5 आपके रीजनिंग, मैथ, GK, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40-40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ इस वैकेंसी की ग्रेड पे की, यहाँ से आपका पता चलेगा एग्जाम लेवल का क्या रहेगा। भैया 4400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, 4400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफी के अलावा आपको, यानी स्टेनोग्राफर के अलावा आपको 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी और 12th पास कभी नहीं मिल सकती। ये एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने अच्छे से स्टेनोग्राफर सीखी हुई है तो यहाँ पर टाइम दे दो आप, 3 महीने का टारगेट बना करके चलो, 3 महीने का टारगेट बनाओ अपनी स्टडी का। एग्जाम जब होगा मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप 3 महीने का टारगेट बना करके चले, इन 5 सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत करें। 3 महीने में कोई सा भी सब्जेक्ट इजीली कवर हो जाता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। भैया स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर ये वाली पोस्ट चाहिए, 4400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ध्यान रखना, 4400 ग्रेड पे की अगर पोस्ट चाहिए ना आपको, तो दिन रात आपको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा काम। भाई पढ़ते तो सब है, पढ़ते सब है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है तो। और यही जॉब नहीं, चाहे कोई सी भी जॉब हो, चाहे रेलवे ग्रुप D की जॉब हो, या फिर NTPC की जॉब हो, या फिर आपके CHSL CGL, मतलब कोई सी भी पोस्ट हो। स्टडी तो सब करते हैं क्या, सबका नंबर आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता।
नंबर उसी का आता है जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, ज़रूरत से ज़्यादा, जो दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ता है, भैया उसी का नंबर आता है। ये ध्यान रखना आप, वरना स्टडी तो सब करते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ दिन रात मेहनत करके अगर आपने स्टडी कर ली, तो केवल ये एग्ज़ाम नहीं, आने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका अब ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। 3 महीने का टारगेट बनाओ, मेहनत करके स्टडी करो और देखते हैं कैसे नहीं निकलता एग्ज़ाम आपका, ये भी निकलेगा और साथ में आने वाले जो एग्ज़ाम है वो भी ईजिली क्रैक हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाल फिलहाल स्टडी शुरू करी होगी अपनी, है ना, पिछले 5-6 महीने में, तो मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि अभी आप एग्ज़ाम को टारगेट बना करके मत पढ़ना। अगर अभी आपने हाल फिलहाल में स्टडी शुरू करी है कंपटीशन की, तो एग्ज़ाम को टारगेट बना करके मत पढ़ना। आपको करना है अपने सब्जेक्ट को टारगेट बनाओ, आप ऐसे पढ़ो। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, नया नया आया है कंपटीशन में, तो उसको ये करना चाहिए वो अपने सब्जेक्ट को टारगेट बनाए, एग्ज़ाम को भूल जाए, ठीक है। अपने सब्जेक्ट को टारगेट बनाओ, ठीक है। 5-6 महीने का टारगेट बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ एक एक सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट। हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश, ठीक है, इसमें से आप चॉइस कर सकते हो। तो भैया 4 सब्जेक्ट के अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ो, एग्ज़ाम का टारगेट आप बना करके अभी मत पढ़ो। जब एक बार आप सब्जेक्ट का टारगेट बना करके पढ़ लोगे और अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तब जो वैकेंसी आएगी फिर उसका टारगेट बनाना आप, चुटकियों में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सेम प्रोसेस स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर में भी जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें भी आपके यही वाले सिलेबस है, मतलब 5 सब्जेक्ट है, 40-40 क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, कम से कम 8 से 10 घंटे आप स्टडी को दो, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाओ। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड करती है, मैथ आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। जीके के लिए मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा इधर उधर मत भागना। जीके के लिए छोटी सी बुक आती है, कई बार मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी, भैया छोटी सी बुक आती है लूसेंट की, उसे कवर करो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन कवर करो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्लस करंट अफेयर, ये चीज़ें करनी है आपको। एसएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में जीके और मतलब लूसेंट की बुक और साथ में करंट अफेयर। और हो सके तो आप मतलब किसी कोर्स के थ्रू, किसी भी टीचर के या यूट्यूब के थ्रू आप हिस्ट्री और पॉलिटी के नोट्स बना करके पढ़ो, क्योंकि यही एग्ज़ाम नहीं, आने वाले टाइम में बहुत एग्ज़ाम है। ऐसा ना हो कि ठीक है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब 3 महीने का टारगेट यहाँ पर बना के पढ़ोगे और तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अभी इसके बहाने से आपका अच्छे से पकड़ आ जाएगी सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश के अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। ये मत सोचना कि बहुत कम टाइम है तो भैया ऐसे उल्टी सीधी पढ़ो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। और नोट्स जो है ना आपके, जब भी कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप आने वाले टाइम में, सब में काम आने हैं, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा, बस रिवाइज करना पड़ेगा फिर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सके तो भाई जीके में हिस्ट्री और पॉलिटी के नोट्स बना लो और साथ में स्टैटिक जीके के, ठीक है। तो यहाँ से बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। इंग्लिश में नोट्स बना लो, क्योंकि फिर बार बार चीज़ें दोबारा सर्च करके नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर अपने नोट्स उठाओ, जो भी वैकेंसी आएगी और उसको रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। उसी प्रकार मैथ में तो प्रैक्टिस करनी है आपको, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करनी है, कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, उसके आप नोट्स बना सकते हैं, वो इतने बड़े चैप्टर नहीं है। और हिंदी बैकग्राउंड से अगर आप हो तो इजीली हिंदी में आप 1 महीने में तैयारी कर लोगे। कोई सी भी बुक ले लीजिए, आराम से पढ़ के आप तैयारी कर सकते हो हिंदी की, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको भैया 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर आपने मेहनत कर ली अच्छे से तो कोई नहीं रोक सकता। और इसकी कट ऑफ जो है भाई 200 नंबर का है ये, ठीक है, 200 नंबर का आपका एग्जाम है, तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना। कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है
क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें स्पीड मांगी हुई है आपकी 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 100 के हिसाब से मांगी हुई है, इसलिए यहाँ पर बच्चे ज़्यादा फेल होंगे और इसलिए यहाँ पर कट ऑफ आपकी कम जाएगी। उसी हिसाब से भी कट ऑफ में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर बच्चे फेल होंगे तो इसलिए उसी हिसाब से कट ऑफ में आपकी लगाएंगे। एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप करके आज से ही अपनी स्टडी में लग जाओ अगर आपको जॉब लेनी है, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिली तो आपको अच्छे से आप स्टडी करोगे तरीके से तो आने वाले टाइम में बहुत एग्जाम है भाई, आपको वहां पर काम आएगा। स्टडी कभी भी आपकी खराब नहीं जाती। अच्छे से इस एग्जाम को टारगेट बनाओ और 3 महीने का टारगेट बना करके अपनी स्टडी करो बेहतरीन तरीके से अगर आपको जॉब लेनी है तो, ठीक है। दूसरों से हटके करना पड़ेगा अगर, क्योंकि स्टडी तो भैया सब कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस 5-6 महीने आप जी जान लगा करके अपनी पढ़ाई करो, स्टडी करो, फिर पूरी लाइफ आपको कंफर्टेबल रहेगी आपकी, मतलब मज़े लेने पूरी लाइफ। और भैया अभी मज़े ले लो तो पूरी लाइफ आप जो है मेहनत ही करते रहोगे, तो ये तो आपको पता है खुद। चलिए इतना ही था इस वीडियो में। अगली इससे रिलेटेड DSSB से रिलेटेड कोई अगली पोस्ट पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।